हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि लीव इनकैशमेंट कौन कौन सी छुट्टी का लीव इनकैशमेंट होता है और पूरी सेवा काल में कितनी छुट्टी का लीव इनकैशमेंट आप करा सकते हैं। लीव इनकैशमेंट करने का क्या प्रोसेस है और जब लीव इनकैशमेंट करवाएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। जैसे एक लीव का इनकैशमेंट कराते हैं तो उसका कितना पैसा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि दो तरह का जो लीव होता है, एक तो अर्न लीव ईएल जिसको हिंदी में अर्जित अवकाश बोला जाता है और दूसरा हाफ पे लीव एचपीएल। ठीक है, तो ये दोनों का आपको लीव इनकैशमेंट हो जाता है। तो लेकिन दोनों का लीव इनकैशमेंट करने का प्रोसेस अलग है और दो तरह के लीव इनकैशमेंट होता है। एक तो जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है 300 जो ईएल का, अगर ईएल कम पड़ रहा है तो एचपीएल भी उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो वो आपको बताएंगे कि क्या उसका प्रोसेस है। और जब आप एलटीसी पे जाते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन पे, तो उस समय भी आप लीव का इनकैशमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो लीव इनकैशमेंट जब छुट्टी पर जाएंगे एलटीसी पर, उस समय कैसे होता है और कितना ईएल का इनकैशमेंट कराते हैं, ठीक है, करा सकते हैं, तो वो पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। और अगर इनकैशमेंट करा लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आप 10 ईएल का इनकैशमेंट कराते हैं तो उसके आपके कितने पैसे मिलेंगे, कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 2010 में एक सर्कुलर आया था, उसमें बताया था इनकैशमेंट ऑफ 10 डेज अर्नड लीव अलॉन्ग विथ एलटीसी बाय एम्प्लॉयड पेंशनर। जो अगर कोई पेंशनर है उसका अगर एम्प्लॉयड फिर से लगता है तो उसको भी इनकैशमेंट होता है। लेकिन मैं पेंशनर के बारे में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, इस वीडियो में जो वर्किंग है उनके लिए बताऊंगा। तो 1997 में जब 5th पे कमीशन आया था तो उसमें पूरा गाइडलाइंस दिया था, तो उसी से मैं बताऊँगा। ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द 5th सेंट्रल पे कमीशन डिसीजन रिलेटिंग टू enhancement of the ceiling on accumulation and encashment of earned leave in respect of सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो यहाँ पर बताया गया है कि कितना जो लीव है उसका इनकैशमेंट करा सकते हैं और उसके कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसी के बारे में बताया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले आया था 5th के पे कमीशन आया था, उससे पहले 240 ईएल का ही इनकैशमेंट आप करा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं द एग्जिस्टिंग सीलिंग ऑफ 240 डेज ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ अर्न लीव प्रोवाइडेड इन रूल 26 एंड 28 जो था शैल बी इनहेंस टू 300। यानी पहले 5th पे कमीशन से पहले 240 का होता था, लेकिन अब 5th पे कमीशन के बाद 300 होने लगा। अभी तो आपको पता है 7th पे कमीशन चल रहा है और अभी 8th पे कमीशन भी आने वाला है 2026 में। तो अब 300 ईएल का मतलब करा सकते हैं, उसके बाद कोई रूल में चेंज नहीं हुआ है। The existing ceiling of 240 days for availing the benefit of encashment of unutilized earned leave shall be increased to 300 in respect of the following categories. ना, रिटायरमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर इन्वेशन। अगर आप सुपर इन्वेशन के बाद यानी रिटायरमेंट होते हैं 60 ईयर्स एज के बाद, तो उस केस में आपके अगर अकाउंट में 300 ईएल बचे हुए हैं तो उसका इनकैशमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा केसेज वेयर द सर्विस ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस बियॉन्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपर इन्वेशन। तो अगर आपका रिटायरमेंट के डेट के बाद भी अगर एक्सटेंड किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उस केस में जब भी आप होते हैं तो उस सारे का आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, वॉलंटरी या प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेयर द सर्विस ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट आर टर्मिनेटेड बाय नोटिस ना और बाय पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंस इन ल्यू ऑफ द नोटिस और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द, इस केस में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितना उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और उससे पहले एक बता देता हूँ कि जो एलटीसी पर जाते हैं तो उसमें आप कितना ईएल का इनकैशमेंट करा सकते हैं, पूरे सर्विस में एलटीसी के साथ कितना ईएल का इनकैशमेंट करा सकते हैं, और क्या जब एलटीसी पर जो ईएल का इनकैशमेंट कराएंगे तो रिटायरमेंट के समय जो 300 ईएल का इनकैशमेंट होगा क्या उसमें माइनस किया जाएगा, ये भी बताएंगे। तो देख सकते हैं कि द 5th पे कमीशन हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट ऑल एम्प्लॉय मे बी परमिटेड टू इनकैश 10 डेज अर्न लीव एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। जब भी आप एलटीसी पर जाएंगे तो एक बार में मैक्सिमम 10 दिन ईएल का इनकैशमेंट करा सकते हैं। ठीक है ना, द टोटल लीव सो इनकैश ड्यूरिंग द इंटायर करियर डज नॉट एक्सिस्ट 60 डेज इन एग्रीगेट। यानी पूरे सर्विस में आप एलटीसी के साथ मैक्सिमम 60 डेज ईएल का इनकैशमेंट करा सकते हैं, एक बार में मैक्सिमम 10 दिन। ठीक है, अब पूरे सर्विस में 60 डेज ईएल का इनकैशमेंट कराएंगे। और अर्नड लीव of at least an equivalent
ड्यूरेशन इज ऑल्सो यहाँ देख ले सकते हैं। ये बैलेंस्ड, अब एक बात है कि जब आप ईएल का इनकेसमेंट कराएंगे ना, तो बैलेंस ऑफ एट 30 डेज ऑफ अर्न लीव इज स्टिल अवेलेबल। मतलब कि इनकेस कराने के बाद कम से कम आपके अकाउंट में 30 डेज ईएल बचना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं बच रहा है तो फिर आप नहीं करा पाएंगे। और हमारे हिसाब से जब आपका नया नया जॉब लगता है उस समय इनकेसमेंट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिक कम होता है। क्योंकि जो भी इनकेसमेंट होता है उसमें बेसिक एंड डीए भी मिलता है, एचआरए वगैरह नहीं मिलता है। तो शुरू में तो बेसिक कम होता है, तो उसमें कराने को कोई फायदा है नहीं। इसलिए आपका कम से कम 8-10 साल सर्विस हो जाए, उसके बाद आप इनकेसमेंट कराओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि द पीरियड ऑफ लीव इनकेसमेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्वांटम ऑफ लीव दैट कैन बी नॉर्मली इनहेंस्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन। लेकिन इसको आप खत्म कर दिया गया। ये 5th पे कमीशन में दिया था, लेकिन अभी 7th पे कमीशन था है चल रहा है, अब इसमें हटा दिया गया है 7th पे कमीशन में, ठीक है। तो ये वाला आप इसे मान सकते हो कि यह अब नहीं है, ठीक है। यानी जो भी आपका एलटीसी के साथ लीव इनकेसमेंट कराएंगे वो पहले माइनस किया जाता था 5th के कमीशन में, लेकिन अब 7th के पे कमीशन में उसको माइनस नहीं किया जाता है। अब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 7th पे कमीशन का जो सर्कुलर आया था उसमें भी दिखाऊंगा कि माइनस नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा और दूसरा नंबर में ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे वही जो ऊपर दिया हुआ था स्वामी हैंडबुक में भी ये दिया हुआ है, तो वहाँ से भी मैंने देखा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव व्हाइल अवेलिंग एलटीसी। जब एलटीसी पर जाएंगे तो लिमिटेड टू 10 डेज ऑफ अर्न लीव ऑन वन ओकेजन विदाउट लिंकेज टू द नंबर ऑफ डेज एंड नेचर ऑफ लीव अवेल्ड एंड 60 डेज इन इंटायर करियर। तो पूरे सर्विस में आप 60 डेज आपका इनकेसमेंट करा सकते हैं और एक बार में मैक्सिमम 10 दिन करा सकते हैं, ठीक। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या आप जब एलटीसी पर जाएंगे तो चूँकि ईएल का इनकेसमेंट करा रहे हैं, तो क्या एलटीसी पर जाने समय ईएल लीव लेना होगा? तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप एलटीसी के लिए आप मान लेते हैं सीएल ले लीजिए, या कोई भी आप स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं, या चिल्ड्रेन जो चाइल्ड केयर लीव है वो भी ले सकते हैं, मेटर्निटी लीव कोई भी लीव ले लीजिए, ठीक है। आप एलटीसी पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ये किसी भी टाइप का आप लीव लेके एलटीसी पर जा सकते हैं। और जो इनकेसमेंट कराएंगे वो ईएल का कराना पड़ेगा, ईएल का इनकेसमेंट होगा एलटीसी के साथ। लेकिन जो आपका रिटायरमेंट के समय अगर 300 दिन ईएल नहीं पूर पा रहा है तो जो एचपीएल रहता है हाफ पे लीव, उसको भी जोड़ दिया जाता है और 300 बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कैसे जोड़ा जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विल नोट बी डिडक्टेड, जैसे आपको बताया था 5th के पे कमीशन में दिया हुआ था कि विल बी डिडक्टेड। तो विल नोट बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द मैक्सिमम एडमिसिबल फॉर इनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ क्विटिंग सर्विस। जब जॉब छोड़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम 300 मिलेगा, तो उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा जो एलटीसी के साथ ले रहे हैं, ठीक है। द बैलेंस एट क्रेडिट शुड बी नोट लेस दैन 30 डेज। आपको बताया कि जब एलटीसी पर जाएंगे तो 10 डेज ईएल का इनकेसमेंट कराने के बाद 30 दिन से कम नहीं बचना चाहिए। 30 दिन से कम बच रहा है तो आप इनकेसमेंट नहीं करा पाएंगे। अगर वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो इनकेसमेंट ऑफ लीव विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टू बोथ। दोनों अपना अलग अलग लीव का इनकेसमेंट करा सकते हैं एलटीसी के साथ ना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 6 डेज। लेकिन दोनों 60 डेज तक ही करा सकते हैं। जैसे हस्बैंड भी 60 डेज की करा सकता है पूरे लाइफ सर्विस में, और जो वाइफ है वो भी 60 डेज ना। गवर्नमेंट सर्वेंट में इन कैश अर्न लीव अप टू 10 डेज एट द टाइम ऑफ अवेलिंग बोथ टाइप्स ऑफ एलटीसी। आप होम टाइम एलटीसी पर जा रहे हैं तब भी आप इनकेसमेंट करा सकते हैं, और जो ऑल इंडिया एलटीसी पर जा रहे हैं तब भी आप इनकेसमेंट करा सकते हैं। आप कभी भी करा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एनी वेयर इंडिया ही जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकेसमेंट ऑफ लीव के बारे में कुछ और गाइडलाइंस हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। तो जो हाईलाइटेड है मैं वही बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो जो जैसे आप 300 दिन का जो कराते हैं कैलकुलेशन, तो उसमें ये है कि ईएल का पहले अगर आपके पास 300 दिन ईएल बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि आपके पास 300 ईएल बचे हुए हैं, तो उस केस में आपको 300 दिन ईएल का इनकेसमेंट हो जाएगा रिटायरमेंट के समय। और इस सेम कैलकुलेशन का तरीका आपका एलटीसी में भी होगा। जैसे कि ईएल का इनकेसमेंट करने का है कि पे प्लस डीएनएस अलाउंस, यानी बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस पूरे एक मंथ का कितना मिलता है उसको डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे इनटू नंबर ऑफ डेज। तो अगर एलटीसी पर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज 10 लेंगे एक बार में,
तो मान लेते हैं आपका बेसिक एंड DA मिला के 60,000 है, ठीक है ना। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब एक दिन का 2 हो जाएगा। और अगर आपका 10 डेज का करा रहे हैं LTC पर तो 2 दहिया 20 तो 20,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या होता है कि जब रिटायरमेंट के समय आप 300 दिन का कराते हैं तो उस केस में उसमें आपका बेसिक ज़्यादा रहेगा, तो मान लेते हैं कि आपका 90,000 है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 3,000 ना। तो 3,000 और गुने 300 डेज, 300 डेज का इन्वेस्टमेंट होता है, तो 300 गुने कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, 300 गुने 3,000 ना, 3,000 तो 1 मिनट, तो 3 3 9 हो जाएगा और 5 0 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख लगभग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जितना बेसिक एंड DA है उस पर डिपेंड करता है। अभी तो जो 8th पे कमीशन आ जाएगा तो उस समय कम से कम जो इनिशियल बेसिक लेवल 1 में भी रहेंगे तो कम से कम उनका 50 के आसपास हो जाएगा। और रिटायरमेंट के समय लेवल 1 में से भी अगर रिटायरमेंट होते हैं तो 1 लाख से प्लस ही रहेगा, 1 लाख से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो उस केस में तो और ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी है, ठीक है, जिसका लास्ट में 300 EL नहीं बचता है, उसका मान लेते हैं कि 250 EL ही बचता है, 250, ठीक है। और उसके अकाउंट में मान लेते हैं कि 400 HPL है, HPL कितने हैं 400, ठीक है ना, और EL 300, 250। तो उसको आपको पता है कि 300 EL का इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, लेकिन इसका 300 है ही नहीं। तब इस केस में क्या करेंगे कि 50 HPL जोड़ देंगे, 50 HPL जोड़ देंगे। तो 50 HPL जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। तो अब इसका इन्वेस्टमेंट होगा कैसे, 300 EL का इन्वेस्टमेंट होगा, 300 EL का 300 नहीं सॉरी 250 का ना, तो मतलब 250 EL का इन्वेस्टमेंट होगा और प्लस 50 HPL का, ठीक है। तो EL का 250 करने के लिए पता ही है कैसे करेंगे, बेसिक प्लस DA 1 महीना के लेंगे, उसको 30 से डिवाइड कर देंगे और 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा EL का। तो 250 EL का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और जो HPL का है तो उसका कैसे करेंगे कि इसमें चूँकि नाम है हाफ पे लीव, तो इसमें आधा सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। तो 50 दिन है, 50 दिन आपने जोड़ा है मतलब पुराने के लिए 300, तो 25 दिन का ही आपको सैलरी मिला है। तो हाफ पे लीव ऑन द डेट प्लस DA, यानी मान लेते हैं कि आपका रिटायरमेंट के समय बेसिक 80,000 था, तो 80,000 का आधा कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40,000 लेंगे और उस पर जो DA मिलेगा वो करेंगे। तो 40,000 मान लेते हैं, 40,000 पर मान लेते हैं एग्जाम्पल 50% DA है, तो 40,000 का 50% और करेंगे तो 40 और 20 60, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 गुने 50 करेंगे, 2,000 गुने 50, तो 2,000 गुने 50 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये वाला आपको कितना मिल जाएगा, लगभग 1 लाख मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि HPL का कैसे कैलकुलेशन करना है और टोटल पूरा कैलकुलेशन कैसे करना है। और एक और है जो CCS लीव रूल 1972 है, उसमें भी बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो चलिए थोड़ा वहाँ से भी आपको थोड़ा बताओ। ये जो CCS लीव रूल 1972 है ये पूरा अपडेटेड है। कब से अपडेटेड है, आप देख सकते हैं कि यह 24 नवंबर 2024 का है, तो ये अपडेटेड है। तो अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो अभी दिखाया था वो तो पुराना था सर्कुलर। तो चलिए मैं लेटेस्ट जो अपडेट है वहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ कोई चेंज आया है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई चेंज होगा तो ये भी आपको बता देंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने तो देखा है तो कोई चेंज नहीं है, जो उसमें था वही इसमें भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकैशमेंट और लीव along with LTC दिया हुआ है। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड टू इनकैश अर्न लीव अप टू 10 डेज एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ LTC पे जाओ फाइल इन सर्विस सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसमें कंडीशन दे दिया है कि बैलेंस ऑफ एट लीस्ट by 30 days of earned leave is available to his credit after taking into account of the period of encashment। यानी इनकैशमेंट कराने के बाद कम से कम 30 डेज बचना चाहिए तभी मिलेगा, ठीक है ना। द टोटल लीव सो इनकैश ड्यूरिंग द इंटायर करियर डज नॉट एक्सीड 60 डेज। तो ये जो ऊपर बताया था सेम वही है। तो बस ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि नया सर्कुलर आया है, क्योंकि वो तो 2010 का सर्कुलर था ना, इसलिए जो कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला भी देख सकते हैं वही है, टोटल बेसिक प्लस DA डिवाइड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना।
और इसमें ये भी बता दिया है कि जब आप LTC पे जाएंगे तो नो हाउस रेंट अलाउंस शैल बी इनकैश। तो ये हाउस रेंट अलाउंस का इनकैशमेंट नहीं होगा, केवल बेसिक एंड DA का ना। द पीरियड अर्न लीव इनकैश शैल नॉट बी डिडक्टेड। जो अर्न लीव का जो पीरियड आप LTC पर इनकैशमेंट कराएंगे वो लास्ट में जो 300 इनकैशमेंट होता है उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब पूरा देख सकते हैं। और यहाँ कैश इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है पूरा बता दिया, जो को ऊपर भी बताया था सेम फार्मूला यहाँ भी है, तो दोबारा बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर वीडियो पसंद आया तो ठीक है, और कमेंट करके अगर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगला वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।